बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फ़ारूक। सानहा APS के बाद अगर खैबर पख्तूनख्वा पेशावर की तारीख़ में एक और बड़ा सानहा गुज़िश्ता रोज़ हुआ, सानहा पुलिस लाइन्स। जो शहदा हैं उनकी तादाद 100 है, बल्कि 100 से भी शायद बढ़ जाएगी। और इस अंदोनाक वाक़े के बाद पाकिस्तान में हमेशा की तरह एक दोबारा से डिबेट ने जन्म लिया है कि वो दहशतगर्द जिनको कुछ अर्सा पहले तक दोबारा शायद मुआहदा करके किसी सीज़ फायर के नतीजे में रीसेटलमेंट की बात की जा रही थी, क्या गुज़िश्ता हुकूमत का फ़ैसला था या गुज़िश्ता इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला था। बहरहाल जो भी था, जो भी उसका खमियाजा था वो पाकिस्तान ने बारहा भुगता है। आपको याद होगा 2013 के इंतखाबात से कबल ऐसे हालात थे पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ANP थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्त थे, ये लोग कैंपेन नहीं कर पा रहे थे इसलिए क्योंकि इनकी जानों को ख़तरा था। और ख़तरा किससे था? वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसके एलाइड ग्रुप्स से था। 2013 के बाद एक हुकूमत आती है, उसके बाद ऑपरेशंस होते हैं। उस वक्त भी शुरू में कोशिश की जाती है कि जी मुआहदा हो या बाद नेगोशिएशन से आगे चले, लेकिन नहीं होता। फिर ज़रब अज़्ब होता है, फिर रद्दुल फसाद होता है, मुतअद्दिद ऑपरेशंस होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ ये अमन बड़ा हार्ड अर्नड है, बहुत भारी कीमत चुकाई है पाकिस्तान के अवाम ने इसके लिए। मुआशी तौर पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की सिविलियन और जो फ़ौजी लॉ इन्फोर्समेंट है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जवानों के साथ अफसर शहीद हुए, माओ ने अपने बच्चे, जवान बच्चे कुर्बान कर दिए इस जंग के अंदर। लेकिन आज जहां हमें डिविडेंड मिलना चाहिए और जिस अमन को हम बहुत चेरिश करते हैं, बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 1 साल के अंदर कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, मैं उसे गलती कहूँगा बल्कि बहुत बड़ा ब्लंडर कहूँगा और मिस कैलकुलेशन कहूँगा बहसीत काम पाकिस्तानी के, जिसके नतीजे में आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर रिसर्जेंस हो रही है, दोबारा दहशतगर्दी एक इतना बड़ा वाक़या हुआ है। और अभी उसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, किस तरह होता है, ये मामलात अभी क्लियरली सामने नहीं आ रहे। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अभी तलाश कर रही हैं कि इसके अंदर किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि कुछ चीज़ें या हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जो कि छुप नहीं सकते। रिकॉर्ड के लिए, अपने मेहमानों के पास जाने से पहले रिकॉर्ड के लिए मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के अवाम ये तमाम बातें देखें कि और इन तमाम जो माजी की चीज़ें उन्हें विटनेस करें और जहन नशीन कर लें कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने बहसीत कौम, बहसीत रियासत क्या गलती की और उसका ब्लो बैक कितना बुरा आ रहा है और हमें आज फेस करना पड़ रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब तहरीक तालिबान, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आम माफ़ी देने और पाकिस्तान के आम शहरी तक बनाने का जिक्र करते रहे। अब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहसीत एक पाकिस्तानी के बहसीत एक सियासतदान के एक अच्छी आवाज़ क्लैरिटी के साथ बोलते फवाद चौधरी, लेकिन ज़ाहिर बात है अपनी हुकूमत के वज़ीर इत्तलात थे, उन्होंने अपनी हुकूमत की, अपने वज़ीर आज़म की लाइन टो करनी थी, उसको एस्टैब्लिश करवाना था लोगों के जहनों के अंदर। 8 नवंबर 2021 को उस वक्त के वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी क्या फरमा रहे थे, सुनिए। मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। कौमी सलामती की मीटिंग के बाद फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की और उसी रोज़ जनाब एहसन इकबाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर मेंबर हैं, 8 नवंबर 2021 को ही उन्होंने क्या कहा और किस तरह से बताया कि जारी बात है क्या क्या वहाँ पर हुई। इन कैमरा बहुत सी बातें थी, डिटेल सामने नहीं आ सकती थी, लेकिन कुछ बातें इंस्ट्रक्टिव थी जो उन्होंने कही, जरा सुन लीजिए। मैं खुद थोड़ा हैरान हूँ कि जो वजीर इत्तलात ने मौक़िफ़ लिया है, ऐसा तो कोई फैसला कौमी सलामती की ब्रीफिंग में नहीं हुआ था। वो ब्रीफिंग थी जिसमें ये बात ज़रूर बताई गई थी कि ये एक इम्कान या एक पेशकश मौजूद है बातचीत की, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी हमें ब्रीफिंग नहीं दी गई कि मुआहदा उनके साथ हो चुका है। और मैं नहीं समझता कि ये कैसे उन्होंने ऐलान किया है, जबकि सबका कंसेंसस यही था कि जो भी ऐसा कोई मुआहदा हो वो पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ हो, पार्लियामेंट में बहस हो, ताकि उसके पीछे उसकी पुश्त के ऊपर एक कौमी इत्तफाक राय हो।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि आज वज़ीर ख़ारजा हैं, उसी 8 नवंबर को यानी कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, ये तमाम बातें मैं इसलिए रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ क्योंकि इब्हाम आ जाता है कि पोजीशन क्या क्या ली गई थी। फवाद चौधरी साहब ने कहा मुआहदा की बात है, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने कहा नहीं, मुआहदे का तो ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। जहाँ तक वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा की बयानबाजी है TTP से मुज़ाकरात करने पे, उस पर मैंने पहले भी तनकीद की, आज भी तनकीद करूंगा कि जहाँ किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कोई कंसेंसस पैदा नहीं हुआ, तो कौन होता है सदर पाकिस्तान कि वो भीख मांगते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने हमारे फौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना, किसी से इंगेज करना। पाकिस्तान का जो भी पॉलिसी होगा वो पार्लियामान मंजूरी देगा। ये बात जहन में रखिए कि उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, कंसेंसस रखे बगैर, किए बगैर आप कैसे किसी तरह की मफाहमत कर सकते हैं, कोई नेगोशिएशन कर सकते हैं या सेटलमेंट कर सकते हैं। आज के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज यही कह रहे थे कि हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या ये ऐवान मुक्तदर है या नहीं है। बहरहाल इसका जवाब तो वही लोग देंगे जो कि ऐवान के अंदर मौजूद हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बात शायद दुरुस्त थी, है और इन द टाइम्स टू कम भी रहेगी। मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ कॉमन पाकिस्तानी ये फील करता हूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कोई भी ग्रुप हो, वो खुरासानी ग्रुप हो, कोई भी हो, जिनके DNA के अंदर ही दहशत गर्दी है, जिनके हाथ रंगे हुए हैं पाकिस्तान के अवाम के खून से, पाकिस्तान के फ़ौज के खून से, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे, आप उन्हें रिहेबिलिटेट करेंगे, उनके पुराने गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हमारे फ़ौजियों के गले काटे उन्होंने, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया, मासूम लोगों को मस्जिदों के अंदर शहीद किया, और आप वन फाइन डे कहेंगे कि आइए हम आपको रिहेबिलिटेट करते हैं, रीइंटीग्रेट करते हैं इस माशरे के अंदर। तो वो वर्सा उन शहदा के, उनके सीनों पर या उनके जहनों पर क्या गुजरता होगा। वो माएँ जिन्होंने अपने जवान बच्चे खोए हैं, वो बच्चे जो यतीम हो गए, वो ख़वातीन जो बेवा हो गई मुख्तलिफ औकात के अंदर जो दहशत गर्दी के हमले हुए, उनके लिए रियासत के पास फिर क्या जवाब है कि नहीं, हमने फैसला किया है फॉर द ग्रेटर गुडनेस कि हम मफाहमत करेंगे और मामलात को आगे चलाएंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म से हमेशा कहता रहा हूँ, आज भी कहूँगा और आखिरी दम तक कहता रहूँगा कि दहशत गर्दों के साथ मफाहमत नहीं हो सकती, क्योंकि जिनका DNA दहशत गर्दी से अटा हुआ है वो दहशत गर्द ही रहेंगे, वो कभी ठीक नहीं हो सकते। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सरगर्म आवाज़ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सुनो न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका भी, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। जनाब इफ्तिखार फिरदौस साहब ने हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, बड़ा बेहतरीन तज्जिया इनका होता है और आज के जो हालात हैं बड़ी इंफॉर्मेटिव डिटेल्स भी उनके पास होती हैं। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त के साथ मैं ज़रा इफ्तिखार फिरदौस साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा, हमारा प्रॉब्लम मैं हमेशा कहता हूँ यही रहा है कि कई दफ़ा एज अ कॉमन या हम अपने आप को बीइंग जर्नलिस्ट भी एट टाइम्स अंडर प्रिविलेज्ड महसूस करते हैं कि हमें कई दफ़ा रसाई नहीं होती बहुत सी बातों की और इब्हाम होता है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो हुआ और ये फैसला कहाँ लिया गया कि कौन 40,000 लोगों को वापस लाएगा, कौन दहशत गर्दों को रिलीज़ करेगा और उसका खमियाजा क्या पाकिस्तान भुगतेगा, ये किसी को पता नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को पता था एट लार्ज। बट सवाल ये है, वेयर डू वी स्टैंड नाउ? आज हम जहां खड़े हैं, कहा यह जा रहा है आज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि शायद हम कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन दोबारा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी ये कहा गया कि ऑपरेशंस जारी रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ा डिसीजन होना बाकी है। गलती का तो चलें हमें को पता लग ही रहा है, बट व्हाट्स द वे फॉरवर्ड आपके नज़दीक, अब जिस जगह पाकिस्तान में हम मौजूद हैं, खड़े हैं? मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। जो आपका सवाल है, मैं बात इस चीज़ से शुरू करूंगा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है या कोई ऐसा रद्द अमल जो है वो सामने आया है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो, उसके लिए सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो नॉट जस्ट पॉलिटिकल कंसेंसस बट नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपने बायसेस, अपने प्रेजुडिसेस जो है वो छोड़कर एक नेशनल फोरम पर इकट्ठे होकर जो है ये फैसला करे कि आज हमने इसका सफाया जो है वो करना है।
ये बात हमने पहले देखी एक APS के मामले में, कुछ वक्त उससे पहले जब खैबर पुख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके जो है वो तहरीक तालिबान की लपेट में थे, और अब दोबारा एक ऐसी सिचुएशन पर आकर जो है वो खड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो प्रोसेस था उसको पब्लिक से बिल्कुल छुपा के रखा गया। पार्लियामेंट को ब्रीफिंग्स तो दी गई, लेकिन पार्लियामेंट से जिन लोगों को, और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि इनके लोग कैमरे के सामने आकर कुछ और बातें करते हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कि जो इन कैमरा ब्रीफिंग्स थी उसमें बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसको रजिस्ट किया था, बाहर कैमरे के आकर इसके ऊपर बाहर आकर जो है वो बात जो है वो की थी। और ये ब्रीफिंग्स जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं हुई थी, बल्कि मुझे याद है कि राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो पूरा सिक्योरिटी इदारों पर एतबार है, जो काम होने के लिए जा रहा है, और ये पीस प्रोसेस से जो तहरीक तालिबान से बातें हो रही थी उसके मुतालिक थी। अब इस स्टेज पर आकर मेरे ख्याल में जहां पर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़े और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, देखिए जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पैदा हो जाती है उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि आपके इदारे जो है वो मफलूज होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल में कि पॉलिटिकल कंसेंसस ना होने की वजह से लोगों को ये लगता है कि शायद एकदम दहशतगर्दी बढ़ के जो है बम धमाके और सुसाइड अटैक्स जो है वो शुरू हो गए हैं। लेकिन हम तकरीबन पिछले 1 साल से ये देख रहे हैं कि जो खैबर पुख्तूनख्वा के इलाके हैं और जो जमशुदा कबायली इलाके और जिनको हम जो है साउथ ऑफ खैबर पुख्तूनख्वा कोहाट टनल के उस पार है, वहाँ पर स्टेट की रेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते बाज़ इलाके में बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो गई और वो नो गो एरियाज़ बन गए। इस हद दर्जे तक कि पिछले 6 महीने के अंदर 150 से जो है वो ज़्यादा पुलिस वाले इस एरिया के अंदर जो है वो शहीद हुए। और अब बात आकर इस पर जो है वो पुलिस लाइन जो पिछली दहशतगर्दी के 20 साल में भी कभी जो है पुलिस लाइन के अंदर कभी किसी ने जो है सुसाइड अटैक या कोई ग्रेनेड भी आज तक नहीं फेंका, उनकी मस्जिद में जो है वो खुदकुश हमलावर दाखिल हो गया और वहाँ पर अपने आप को उड़ा दिया। मेरे ख्याल में इन दिस पॉलिटिकल डिवाइड जब तक जो है मुल्क और कौम जो है वो मुत्तहिद नहीं होती, आई डोंट सी अ वे अहेड। अच्छा, और ऑपरेशन के लिए भी आपको जो है कंसेंसस की जरूरत है। अच्छा, एक बात ये जो जमात TTP का कहना है कि हमारा ताल्लुक नहीं है, फिर खुरासानी ग्रुप का आ जाना कि जी वो जिम्मेदारी क्लेम कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे इंप्रेशन ये मिलता है कि सारे ऑफशूट्स हैं TTP के। जरा ये टेक्निकल बात है, पाकिस्तान के अवाम समझना चाहेंगे कि अगर तहरीक तालिबान नहीं तो फिर जमात रहराल कहती है या खुरासानी ग्रुप कहता है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है कि ये दहशतगर्दी उन्होंने किया या असम्बली के अंदर वो मुलव्वस है? देखें, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो TTP मोमंत से जिनका ताल्लुक है, जिनके लीडर को जो है वो पीस टॉक्स के दरमियान में एक ID ब्लास्ट में उड़ा दिया गया और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं आई, कुछ पता नहीं लगा। तहरीक तालिबान ने एक एलामिया जारी किया था कि हम इसकी तहकीकात करेंगे। उसके बाद से हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर फैक्शन जो है वो और ज़्यादा रेडिकल जो है वो होता हुआ जो है वो नज़र आया। और जब एक फॉर्मल ऐलान हो गया कि अब हम अटैक्स जो है वो शुरू करेंगे, तो इस ग्रुप ने सबसे पहले अटैक जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो किया और तब से तकरीबन 4 सुसाइड बॉम्बिंग्स ये ग्रुप के जो है वो कर चुका है, क्लेम कर चुका है। तहरीक तालिबान ने अपने आप को जो है वो रिकंसाइल करने की कोशिश की और इनिशियली सिर्फ जो है 9 जमातें थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 23 जमातें मिलकर अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने तहरीक तालिबान में जो है वो शमूलियत इख्तियार की, जो एक मैन पावर और रिसोर्सेज का मजमूआ जो है वो बन गई है। और पीस टॉक्स के दरमियान में जो अमन मुज़ाकरात थे उसके दरमियान में वो मजीद जो है वो मजबूत हो गई। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है तो तहरीक तालिबान तो ये कहती है कि हम मसाजिद में बाकी और सिविलियन कैजुअल्टीज़ के खिलाफ हैं, इसलिए हम इसको ऑन नहीं करते। लेकिन साथ में उनके तर्जुमान ये भी कहते हैं कि हम इस ग्रुप को भी मुकम्मल तौर पर जो है वो डिसोन नहीं करते। अगर आप इसको एनालिटिकली जो है वो देखते हैं तो ये एक इंटरनेशनल प्रेशर है, क्योंकि अफगान तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर तो है। इससे पहले भी जब अटैक शुरू हुए तो आपने देखा कि 2 जगहों पर पाकिस्तान ने एरियल स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के अंदर। मेरे ख्याल में उस इंटरनेशनल प्रेशर को डाइवर्ज करने के लिए इसका प्रेशर जो है वो इस ग्रुप के ऊपर ना है, उनको जो है वो साइड पे किया गया है और मसलहत के तौर पर अपने तौर पर उनको जो है साइड पे रखा गया। कायरा साहब, एक बात जो कि अभी इफ्तिखार साहब ने भी की, वो एविडेंट भी है। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उसका जिक्र किया कि जितनी मजम्मत जिस तरह से क्लियर अनइक्विकल वर्ड्स के अंदर आनी चाहिए वो नहीं आ रही।
वजह पॉलिटिकल डिवाइड है और वो बड़ी बिटर डिवीजन है। ऑब्वियसली उसकी और वजूहात भी हैं। एक हम ऐवान में बैठकर उन्होंने कहा कि क्या हम मुक्तदर हैं नहीं है, ये सवाल पाकिस्तान बनने के इतने अरसे बाद न्यूमरस रीजंस हैं कि क्यों मुक्तदर नहीं है पाकिस्तान का अवाम। बट अगेन द क्वेश्चन इज सियासी डिवाइड। इस सियासी डिवाइड के लिए आप इलेक्शंस के ऊपर बदकिस्मती से बड़ी डिवीजन है, नहीं इकट्ठे हो पा रहे, और मईशत के ऊपर भी बदकिस्मती से इस वॉलेटाइल कंडीशन के अंदर हम नहीं हो पा रहे। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नया बन गया है। क्या इसके ऊपर कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट की जा सकती है कि एक नेशनल कंसेंसस हो, जिसका जिक्र अभी इफ्तिखार साहब ने भी किया कि एपीएस के वाक़े के बाद हुआ था, आज भी शायद मौका है? कायरा साहब। शुक्रिया। सानहे ने यकीनन पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है, और हमारी कोशिश, हमसे पहली हुकूमतों की कोशिश भी ये रही कि किसी तरह अमन का सफर जो है वो जारी रह सके, अमन कायम हो सके। लेकिन मुनीब, हमें थोड़ा सा इस मामले पे ये बात, पहली बात तो ये है कि इत्तेफाक राय उसके बगैर तो आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। सारी जमातें इस पे मुत्तफिक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, मजहबी जमातों का नुक्ता नजर अपना है, सियासी जमातों के अंदर भी कुछ लोगों के उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, इस पे डाइवर्स व्यूज हैं, और ये बात हमें पहले समझनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो ये सूरत हाल डेवलप हुई है, अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हुई है, ये दोनों आपस में मिक्स्ड है, ये अलग अलग नहीं है। ये एक फिक्र का नतीजा है। उस फिक्री तहरीक के नतीजे में ये सूरत हाल इवाल्व हुई, ये पूरा नेटवर्क क्रिएट किया गया। वो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी एक मजहबी हुकूमत कायम की है जो फतह बंदी की बुनियाद पर कायम की गई। वहां किसी इलेक्शन के नतीजे में तालिबान का इक़्तिदार नहीं आया, और वो ताकत के जोर पे, बंदूक के जोर पे उन्होंने अपना खास नुक्ता नजर के मुताबिक एक मजहबी हुकूमत तश्कील दे दी है। दुनिया उसको नहीं मान रही, ना माने, लेकिन उनके पास, उनके साथ काम करने वाले, उनके साथ मिलजुल के लड़ाई लड़ने वाले ये तालिबान जो आज आप अपने आप को टीटीपी कहलाते हैं, ये उसी फिक्र के हामिल है। ये किसी आइन, किसी जमहूरियत, किसी और असलूब को मानने को तैयार नहीं है। ये बंदूक के जोर पे मजहब के नाम पे अपनी हुकूमत, जबर की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। हम अफगानिस्तान को तस्लीम भी करें, उसके साथ तावन भी करें, और ये भी कहें कि तालिबान की हुकूमत वहां पाकिस्तान के अंदर अपनी फिक्र को प्रमोट नहीं होने देगी, उस सोच को सपोर्ट नहीं करेगी, उनसे अपनी सपोर्ट विड्रा करेगी। ये ख्वाब तो हो सकता है, ये कुछ अर्से के लिए वाहमा तो हो सकता है, रियलिटी के नजदीक नहीं हो सकता। ठीक, ये हमें समझना होगा। हमारे यहाँ वो मज़ाकरात जो हुए, तासर ये दिया गया कि देखिए जी, जंगों में भी तो मज़ाकरात होते हैं, जंगे बड़े कत्ल आम होता है, इसके बाद भी तो मज़ाकरात होते हैं, आलमी जंगें हुई उसमें भी मज़ाकरात हुए। यकीनन जंगों में मज़ाकरात होते हैं, जंगें कौमों के दरमियान होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस के दरमियान होती है। जब एक स्टेट दूसरी स्टेट के खिलाफ लड़ रही होती है और स्टेट फोर्सेस लड़ती है, वहां पे यकीनन मज़ाकरात जंगों के दरमियान भी होते हैं और जंगों के बाद भी होते हैं, और जंगें किसी मज़ाकरात के नतीजे में खत्म भी होती है। बट अगर कोई जत्थे जो किसी ऑर्गेनाइज्ड माहौल में नहीं है, जो आपके आइन को नहीं मानते, मसलन पाकिस्तान की बहुत सारी मजहबी जमातें आपके आइन को नहीं मानती, उनके गुफ्तगू सुन ले, उनके लिटरेचर पढ़ ले, वो आइन का सहारा तो लेती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने के लिए या पाकिस्तान में इक़्तिदार के अंदर रहने के लिए उनको आइन का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन वो आइन के ऊपर चलने को तैयार नहीं है। वो यहाँ अपनी खास तर्ज का एक इस्लामी इनकलाब लाना चाहते हैं। वो एक शख्सी हाकमियत, पर उनके लिए मिसाल है दुनिया में भी, और खास तौर पे अफगानिस्तान के अंदर बनने वाली हुकूमत। तो जो हम कौमी कंसेंसस का जिक्र करते हैं, बिलाशुबा बहुत अहम है, लेकिन मुझे लगता यूं है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें भी, हम भी डरे हुए लोग हैं, ये भी एक अमल है। मीडिया डरा होता है कि जी बात करेंगे तो खुदा न खास्ता मेरा ये आपके साथ, मेरे साथ हुआ ना, बिल्कुल। हमारी सियासी बातें डरी होती है कि जी कोई और बात कर लेगा। हुकूमत कहती है अपोजिशन साथ मिले तो हम ये बर्डन शेयर करें। मजहबी जमातें जो होती हैं वो पल्लू बचा के बात करती हैं, वो खुल के बात ही नहीं करती। लेकिन अब जरूरत इस अमर की है कि इस सोच के हामिल लोग, कम से कम वो जमातें तो खुल के सामने आए, वो तो खड़ी हो, और पाकिस्तान के अंदर उस फिक्र के मुकाबले में, भले वो मजहबी जमातें हैं, सियासी मजहबी जमातें हैं, इस तरह के जत्थे, इनके सामने आपको यहां भी खड़ा होना होगा
और इस फिक्र का इसका जड़ से खात्मा करना। कायरा साहब, if I may ask sir, देखिए आपकी जमात, एवरीबडी नोज बिलावल भुट्टो जरदारी, वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, आपकी जमात के सरबराह हैं, उनके व्यूज़ तो पता है, बड़े क्लियर है। आपको अपनी, क्योंकि PDM की हुकूमत है ना, आपकी हरीफ जमातें हैं, आपको किसी जमात से अभी भी आपको लगता है कि वो आपके साथ यक ज़बान होकर इसकी बात नहीं करेंगे? शायद PMLN करे, बिलावल साहब के बारे में सबको पता है, और कौन है आपके हरीफों के अंदर जिसके अंदर आपको लगता है कि नहीं, शायद वो भी उस तरह से खुल के आपका साथ ना दें अगर कंसेंसस की बात है दहशतगर्दी के खिलाफ या दहशतगर्दों के खिलाफ? मुनीब, मेरा ख्याल है मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मैं कैबिनेट का भी हिस्सा हूँ, लिहाजा मुझे अपने इत्तेहादियों के बारे में, किसी जमात के बारे में यूं मीडिया पे बैठ के बात करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो आप भी समझते हैं, सारी कौम समझती है। मैं अप्रोप्रिएट फोरम पे जरूर इस बात का जिक्र करूंगा, हमारे इदारों को, हमारी एजेंसीज को, हमारी जमातों को, हमारे मीडिया को ये बात समझनी होगी कि जब तक हम अपने मस्जिद और मेंबर को इस फिक्र से आजाद नहीं करते, जब तक हम इस लड़ाई में इस तरह नहीं जाते, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आज आप एक जगह इसको दबाएंगे, ये कल किसी और जगह फूट पड़ेगा। ये वो नासूर होगा, ये वो सरतान होगा जिसकी एक जगह से इलाज करेंगे दूसरी जगह फूटेगा। इसका टोटलिटी में लाइक माइंडेड लोगों का इकट्ठा होना, ये भी याद रखिए कि हमारी फोर्सेस के अंदर भी, हमारी पुलिस के अंदर भी, हमारी एजेंसीज के अंदर इनके इस सोच की फिक्रमंदी, जो फिक्र की एक जो आवाज है या उसकी जो सिंपैथी है वो मौजूद है। हमें उसको भी देख के साइडलाइन करना होगा। आईने पाकिस्तान से मावरा कोई फैसला करने नहीं होना चाहिए, अलाउ भी नहीं होना चाहिए। अब फोर्सेस ने तो बड़ी हद तक बहुत बड़ी कुर्बानियां भी दे दी। अब अतर काज़मी साहब, एक बात है, अब इमरान खान साहब की जमात, साबिक वज़ीर आज़म है, ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ये हुकूमत भी आई तो या तो ये बिल्कुल ही उस पीस प्रोसेस को स्क्रैप करते जो कि चल रहा था। यहाँ तो ऑन रिकॉर्ड है हमारे वुज़रा जो कि इस बारे में बात कर रहे थे कि जी प्रोसेस है, चल रहा है, ये तो अब आके उसका ब्लो बैक हमारे सामने आया है, लेकिन गलती थी, उस गलती का खमियाजा आप सब भुगत रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर जिस कंसेंसस की बात अभी इफ्तिखार साहब ने की या कायरा साहब फरमा रहे हैं अभी भी, कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, क्या आप इमरान खान साहब को गो के उनके बड़े डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। ये हाल में APS के बाद एक बहुत बड़ा सानिया है और अभी भी शोधा की तादाद 100 है, शायद 100 से खुदा न खास्ता बढ़ भी जाए। आपको लगता है कि टर्न अराउंड होगा और ये तमाम बड़ी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कम अज़ कम यहाँ लाइक माइंडेड लोग ये बात कर सकते हैं कि जी ठीक है, डेफिनेटिव एक्शन अब दोबारा करने की ज़रूरत है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ या एलाइड ग्रुप्स के खिलाफ? देखिए मुनीब साहब, दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, जो आप डायलॉग की बात कर रहे थे ना, देखें डायलॉग, नजरियात के ऊपर डायलॉग कभी तारीख में मुझे बता दें कि किसी जगह पे कामयाब हो। यहाँ पे मिसालें दी जाती हैं IRA की, डबलिन की, उसकी किसी बेलफास्ट की, कि जी वहां पे जो कुछ होता था तो IRA से बात है कि जी वो एक जोग्राफियाई जगह थी, एक लैंड था, पीस ऑफ लैंड, उसके ऊपर इशू था। उसमें आप दहशतगर्दों से भी बात हुई, उन लोगों से भी बात हुई जिन्होंने बरतानिया में बम धमाके किए, लेकिन वो एक मखसूस जगह तक महदूद था। इनका नजरिया तो ये है कि यह तो किसी को मुसलमान नहीं मानते, ये कहते हैं सबको मार दो हम काबिज होंगे। तो नजरिए पे कभी भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। इस पे जो इमरान खान की पोजीशन रही है, मैं शुरू दिन से कहता हूं कि बड़ी कमजोर पोजीशन है, इसके नतीजे में कुछ भी अच्छाई नहीं निकलेगी। दूसरी चीज ये कि अब इस पे आप कौमी सतह के ऊपर इत्तेफाक राय किस तरह कायम करेंगे। जो ही ये धमाका हुआ है, ये सिलसिला अब शुरू किस तरह हुआ है कि जनाब कहा यह जा रहा है कि सब चीजों की जिम्मेदार जो है इमरान खान की हुकूमत थी। जब उस वक्त पार्लियामान में ब्रीफिंग दी गई, क्या कोई किसी मोजिश रुकन ने वहां पे इसके खिलाफ कोई करारदाद पेश की? जब इमरान खान का यूक्रेन के ऊपर एक मौकिफ था, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने कहा कि हमें यूरोपीय यूनियन के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने खत लिखा पर हम क्यों इसकी मजम्मत करें। लेकिन उसी दौरान उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा ने, जो सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा था इस्लामाबाद के अंदर, हुकूमत से 180 डिग्री मुख्तलिफ मौकिफ लिया और यूक्रेन के मामले पर रूस की मजम्मत की। तो इसका मतलब है कि चीजें तो किसी और के हाथ में थी। और जब वो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। तो सबसे पहले तो ऑनेस्ट और डायलॉग और डिबेट होना चाहिए ना कि ये चीज किसके हाथ में है, कौन इसको लेके चल रहा है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी है, सिक्योरिटी इदारों का किरदार भी है, इंटेलिजेंस फेलियर भी है। अभी जो धमाका हुआ है वो एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है। लेकिन
अब यहाँ पे एक तरह से रविश चल पड़ी है कि हमने अपने इदारों को टारगेट करना है क्योंकि वो सियासी तौर पे हमारे साथ नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर इदारे कुछ करना चाह रहे हैं तो जितने भी सियासतदान हैं वो यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के बजाय एक कौमी सतह के ऊपर ब्रीफली आप मुझे अगर ये मुमकिन नहीं हो, आप ब्रीफली बताएं, आपके नजदीक इमरान खान साहब को सपोर्ट करना या करेंगे अगर फैसला हो जाता है कि भाई दोबारा ज़रबे अज़्ब का टाइप का एक ऑपरेशन हो, जरूरत है अब उसकी, इमरान खान साहब विल कम अलोंग, आपको लगता है? देखिए कल जो मस्जिद पे हमला हुआ है वो कोई पीटीआई या पीपल्स पार्टी या नून लीग पे तो नहीं हुआ ना, ये पाकिस्तान की सलामती पे एक तरह से इशू है, पर ये लार्जर है। देखें मैं आपको अभी बता रहा हूं, जितने मर्जी ऑपरेशन कर लें ये हल नहीं होगा, ये सोच का मसला है, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज है, किसी ऑपरेशन से ये फौरन हल नहीं होगा। ठीक हो गया। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। इफ्तिखार फिरदौस साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारी रहनुमाई की इस हवाले से। प्रोग्राम में जब वापस आएंगे ज़रा सियासी मामलात हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हैं जिन पे सोच आगे बढ़ रही है, हालात बदल रहे हैं, क्राइसिस अपनी जगह मौजूद है। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील तोशा खाना के अंदर इमरान खान साहब के बैरिस्टर गौर खान साहब भी ज्वाइन करेंगे, कायरा साहब हमारे साथ हैं, अतर काजी साहब हमारे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर गौर खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, हमें इमरान खान साहब के वकील भी हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा ये इमरान खान साहब के कुछ, अब ये जो मामला है तोशा खाना वाला, इमरान खान साहब के ऊपर अब फर्द जुर्म आयद हो रहा है, वीडियो लिंक के अंदर शायद के तहत उन्होंने शायद पेशी की बात की, वो तो बात मुस्तरद हो गई, लेकिन सवाल ये है कि इंडाइटमेंट ऑब्वियसली कन्विक्शन से बहुत दूर की चीज़ है। हमारे मुल्क के अंदर गलतुल आम है कि लोग समझते हैं कि फ़र्द जुर्म आयद हो गया तो शायद किसी को सज़ा हो गई, लेकिन इमरान खान साहब इरादा रखते हैं इस केस के अंदर, इस ट्रायल के अंदर ख़ुद को शामिल करने का और ट्रायल फेस करने का? जी मुनीब साहब थैंक यू, शुक्रिया। ये पहली तो सिर्फ तशख़ीस कर दूँ, जो वीडियो लिंक के ज़रिए से वो इस्तदा मंजूर नहीं हो सकी, वो इस केस में नहीं था। अच्छा, वो उसमें था, FIA वाला केस, प्री अरेस्ट बेल है, वो एक अलग था। जी सर, जहाँ तक ये तोशा खाना का ताल्लुक है तो अभी ज़रूरी नहीं है कि वो इंडाइटमेंट हो। वो जज साहब ने आज सिर्फ सरसरी सा जिक्र करते हुए ये फरमाया था कि मैं इसमें 7-7 दिन की डेट दिया करूँगा, क्योंकि यही तरीक़ाकार है क्रिमिनल लॉ में जब एक कंप्लेंट आ जाती है। दूसरा ये कि हर कंप्लेंट में, प्राइवेट कंप्लेंट में आपको मुचलका देना पड़ता है, तो वो मुचलका भी मैं मांगूंगा, लॉ के मुताबिक चलेंगे और फिर नेक्स्ट डेट पे आप लोग मुचलका जमा करें। तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट डेट पे इंडाइटमेंट हो। सेकंड, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो हमारा अपनी यही है कि अगर ये केस फाइल होना था तो ये मैक्सिमम फाइल हो सकता था बिफोर दी सेशन जज अमियावाली, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद के सेशन जज में पहले भी कभी ऐसे केसेस नहीं आए जिसकी हमारे साथ नज़ीरें मौजूद है। जिस वक्त फेक डिग्री वाले केसेस भेजा करते थे उसमें भी कंप्लेनें आया करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक हर सेशन जज के पास वो कंप्लेंट जाया करती थी जहां से वो मेंबर इलेक्ट होकर आया था। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डेट पे हम वो मचलका देंगे और उसके बाद जब प्रोसीडिंग चलेगी तो हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और उससे आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि अभी इंडाइटमेंट राइट अवे आने की बारी नहीं आएगी। अच्छा, ये भी सवाल किया जा रहा है क्योंकि आपने कहा इंडाइटमेंट की बारी नहीं आएगी, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि जज साहब ने कोई डेट दी है नेक्स्ट इंडाइटमेंट की? आप कह रहे हैं सरसरी जिक्र किया है, क्योंकि ये खबर तो ये थी और रिपोर्टिंग भी ये हुई कि एक डेट दे दी है जज साहब ने कि अगली पेशी पे इंडाइटमेंट है। आज पहली डेट थी, पहले डेट पे मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी जमा कराया और खान साहब की तरफ से मैंने एक दरख्वास्त लिखी थी उसकी एग्जाम्शन के लिए। तो सर जज साहब ने फिलहाल तो बज़ाहिर ये कहा था कि नेक्स्ट प्रोसेस यही होगा कि इंडाइटमेंट की तरफ हम जाएंगे। तो ये जिक्र तो ज़रूर किया था उन्होंने कि जी इंडाइटमेंट की तरफ हम जाएंगे, पर एज ए प्रोसीजर कहा है, ऑर्डर में ये नहीं रिकॉर्ड किया है कि नेक्स्ट डेट पर मैं आपको इंडाइट करूँगा। और नेक्स्ट डेट की जो डेट मिली है वो सिर्फ 7 दिन के हिसाब से मिली है कि नेक्स्ट ट्यूजडे पर ये डेट होगी। ठीक, कारा साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं 33 सीटों पर वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान है। जाहिर बात है बहुत से लोग कह रहे हैं बड़ी गैर संजीदा बात है, बड़ा एक्सचेकर का पैसा ज़ाया होगा, लेकिन इसका फ्लिप आर्ग्यूमेंट ये है कि इमरान खान साहब तो फिर कह रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन जाएं, इलेक्शन में चले जाएं, नेशनल असेंबली का इलेक्शन करा लें तो ये शायद एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ना पड़े और आवाम का पैसा बर्बाद ना हो, रियासत का पैसा बर्बाद ना हो। कह रहे साहब देखिए, ये सारा काम तो खान साहब ने सारे सियासी अमल को और इस इलेक्टोरल प्रोसेस को ही एक मजाक बना के रख दिया है। उन्होंने तो जो सारे का सारा जो आपके प्रोग्राम के पहले हिस्से का इशू था उसको भी
और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जगह पे किसी मामले पे कोई फाहम तफहीम हो सकती है, या बैठ के बात हो सकती है, या डिफरेंस, देखे ना सियासत है क्या, जमहूरियत क्या है कि आप अपने अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इकट्ठे बैठ के कोई रास्ता पैदा कर सकते हैं, कॉमन पॉइंट्स पे ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वो तो इस रास्ते पे चलने को तैयारी नहीं है। लिहाजा जो 33 सीटों पे वो लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, वो बिल्कुल इसको नॉन सीरियस माहौल में ले जाना चाह रहे हैं। वो अगर इसको इस तरह करना चाहेंगे तो गवर्नमेंट के पास या हमारी तरफ से भी कितना एक रास्ता रह जाएगा, हमारे पास कितनी स्पेस रह जाएगी कि हम इसको और सीरियस कर सके, ये उनको भी देखने की जरूरत है। और मुझे नहीं समझ, और खान साहब को अदालतों से बिल्कुल मुफर नहीं होना चाहिए, उनको चाहिए, देखे ना आज से 1.5 महीना पहले, तकरीबन 1.5 महीना पहले ही याद आया था ना वो जब जलसा किया था उन्होंने जी पिंडी में, तो उन्होंने पिंडी में आके उस वक्त जलसा से खिताब करने के लिए तशरीफ ले आए और वापस भी चले गए। अदालत में आने के लिए भी हो सकता है, और अब तो काफी टाइम गुजर गया, जख्म भी हील हो गया होगा काफी, तो उससे मुफर नहीं होना चाहिए उनको, क्योंकि वो तो कहते हैं कि कानून का सबको सामना करना चाहिए, और ये उनके ऊपर केस अच्छा है, बुरा है, सच्चा है, झूठा है, लेकिन उनको फेस करना चाहिए, इसकी टेक्निकलिटीज में पड़े बगैर। बट कारी साहब एक ये भी इशू है ना इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का, बाद फरूख हबीब कह रहे थे कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, ऑलरेडी वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं, आप जरदारी साहब उन्हें नोटिस भेज चुके हैं कि जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, इमरान खान साहब कहते हैं उनकी जान को खतरा है, एक कातलाना हमला उन पर ऑलरेडी हो चुका है। आपकी हुकूमत या तो इंश्योर करे कि उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी, तो फिर प्रेशर भी पड़ेगा कि वो बाकायदा तौर पर ट्रायल का हिस्सा बने या किसी भी मुकदमे का हिस्सा बने। कायरा साहब आपको पता है कि उनको कितनी सिक्योरिटी अवेलेबल है इस वक्त? मुनीब जी, मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर लेवल की सिक्योरिटी है और मौजूद रही है, और पंजाब और उससे बढ़ के और क्या किया जाए वो बता दें। यानी इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक उनके पास पंजाब के भी कमांडोज मौजूद हैं, दस्ते मौजूद हैं, कश्मीर के भी मौजूद हैं, जीपी के भी मौजूद हैं, अपने वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं, उनके पास आर्मर्ड गाड़ियां भी मसलन स्टेट की तरफ से मौजूद हैं। मजीद अगर उनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट उनको कोई सिक्योरिटी देना चाहे तो वो भी रियासत को फराहम करनी चाहिए, लेकिन उनके घर के गिर्द हसार बने हुए हैं बाकायदा। और जो पहले शोर हुआ एक दिन मीडिया के अंदर कि जी खान साहब की सिक्योरिटी विड्रा कर ली गई, उस खाली घर के बाहर जो इस्लामाबाद पुलिस के लोग बैठे हुए थे उनमें से कुछ को विड्रा किया गया, तो कहा गया जी उनकी सिक्योरिटी विड्रा हो गई है। खान साहब को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हाँ, उन्होंने जो इल्जाम लगाया है उसको मंतकी अंजाम तक हम जरूर ले जाएंगे, क्योंकि वो झूठ का पलंदा है और वो बहुत खौफनाक इल्जाम है। उन्होंने आसिफ जरदारी साहब पे और पाकिस्तान की एजेंसीज पे अपने कत्ल के मंसूबे बनाने का नहीं, उसकी एग्जीक्यूशन शुरू कराने का इल्जाम रहा। उन्होंने कहा पैसे दे दिए, यानी वो पार्शली अमल हो गया है। आप कानून दान है, मैं तो नहीं हूँ जी, मैं तो वो तो कह रहे हैं कि ये जुर्म जो है पहले तो होता है ना खाली प्लानिंग, वो कमिट हो चुका है, वो तो कहते हैं इसका आगाज हो गया, पार्शली ये एक्ट हो गया, पैसे दे दिए गए। लिहाजा ये बहुत खौफनाक इल्जाम है। उनको अपने इल्जामात या सबूत अदालत में देने चाहिए, किसी इदारे को देने चाहिए, और अगर नहीं है तो मैंने तो सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा की है कि जनाब अब आप इस मामले में तो इंटरवीन करके देखिए, उन्हें कहिए कि आपको बाकियों पे तो एतमाद नहीं रहा, पंजाब पुलिस पे या FIA पे या किसी पे, सुप्रीम कोर्ट पे तो करना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट उनसे सबूत मांग ले, और अगर वो सबूत देते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और नहीं है सबूत तो फिर उनको सजा दें कि इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा इल्जाम। कह रहे साहब मैं सवाल ये कर रहा हूँ, आखिरी सवाल है आपसे, मुझे पता है आपने जाना है कि मुस्लिम लीग नून के दोस्त बहुत से ये कहते हैं टॉक शोज के अंदर भी कि वही म्यार अपनाया जाए जो मियां नवाज शरीफ के साथ अपनाया गया था, यानी रियासत का एम्बिशन न ये इमरान खान के खिलाफ भी उनको नाअहल भी होना चाहिए, फैसले भी उनके खिलाफ आने चाहिए। ठीक है, ये उनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन आपका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? क्योंकि ये तासुर खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिया जाता रहा है कि इमरान खान साहब को अभी भी बड़ी लेवरेज हासिल है, बड़ा उनको, वो अभी भी एक लाडला स्टेटस उनका मेंटेन्ड है, वो अभी भी बहुत सारी प्रिविलेज इंजॉय करते हैं। आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह के केसेस हैं, उनकी साहबजादी की डिस्क्लोजर का केस है, वो भी एक अदालत के अंदर मौजूद है, लगा हुआ है, उसके ऊपर भी बहुत जोर दिया जाता है कि देखिए इमरान खान साहब ने मिस रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पर भी की हुई है, इनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो हेल बेंट है PDM के अंदर खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के दोस्त के इमरान खान के खिलाफ भी ऐसे फैसले आए। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए, इमरान खान साहब मुनीब जिस तरह इदारों को इस्तेमाल करते रहे अपने इक़्तिदार में, जिस तरह उन्होंने अपने मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनाए, उनके ऊपर मुकदमात कभी करप्शन के मफरूजों पे मबनी, और वो जेलों में रखे गए, उनके लंबे लंबे रिमांड हुए, को 1.5 साल को 2 साल को 2.25 साल,
इतना अरसा तक वो हुकूमत सहते रहे। अब लोगों का नेचुरली एक रिएक्शन तो यही है कि जनाब अब इनके साथ भी वही कुछ होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है। ये गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, अब इनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ दुरुस्त सबूत मौजूद है, वो ट्रायल में है, उनका ट्रायल होना चाहिए, उनको अगर सजा बनती है सजा हो, कानून के मुताबिक हो। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि खान साहब के खिलाफ इदारा जाती जो इस वक्त रवैया है उससे नजर जरूर आता है, और इसमें हमें मीडिया से भी नजर आता है कि आज भी खान साहब जो है वो जब बात करते हैं तो मीडिया के अंदर भी उनका जो रिएक्शन और जो जिस तरह रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक तासर बनता जरूर है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और जो किसी के खिलाफ जेन्युइन बात है उतना ही उसका जुर्म बनना चाहिए। हालांकि खान साहब के जराइम अपनी जगह, उनके ऊपर इल्जामात अपनी जगह, लेकिन खान साहब बहुत सारा वो काम भी कर रहे हैं जो कौमी इत्तेफाक राय को बर्बाद करने का है। उसके ऊपर कानून तो कोई नहीं लगेगा, लेकिन अवामी राय उस पर जरूर लगेगी जब कभी इलेक्शन आए। ठीक, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपका आपने वक्त दिया। मैं जरा चाहूंगा कि क्विकली मैं कमेंट ले लूं अतर काज़मी साहब से और गौर खान, पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं और हमारा अगला सेगमेंट है। अतर साहब, कायरा साहब ने तो खैर बड़ी प्रिंसिपल बात की है, दिल को भी लगती है कि स्टैंडर्ड कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन ये इंप्रेशन आता है। लेकिन आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त जब ये गिला करते हैं कि नहीं देखिए जी हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है, फैसला कर लिया गया कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये इंप्रेशन आपको नजर आता है कहीं पे कि ये सोच है कि इमरान खान साहब के लिए इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि इनको इलेक्शन तक नहीं जाने देना, इनको पहले डिस्क्वालीफाई कर देना है, ताकि इनएलिजिबल हो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए? अदर काज़मी साहब, देखिए ये सोच के साथ साथ कुछ जमीनी हकाइक हैं, जो कुछ हो रहा है, जो जिस तरह हमने देखा कि जिस तरह मुकदमात चले, तो शाखाना के केस में जिस तरह का फैसला आया इलेक्शन कमीशन से, बहुत सारे माहिरीन ने कानून ने उसके ऊपर जो राय दी, इत्तेजाज अहसन साहब ने जो फरमाया, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको देख के ये लगता है कि ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात ये है कि देखें ये जो खान साहब का तोशाखाना का और कहा जा रहा है कि उसी में उनको नाइल किया जाएगा, उस पर हुकूमत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में इस चीज के ऊपर वो है बज़िद है कि हम कुछ भी पेश नहीं करेंगे, ये तो कौमी सलामती का मसला है। और दूसरी तरफ तोशाखाना के ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर केस किया हुआ है और उसी में वो उनको नायल करवाना चाहते हैं। फिर उनकी बेटी का केस जिस तरह सामने आया, मुबैना बेटी का, एक बालिग खातून है, वो दुनिया के पता नहीं किस मुल्क में रह रही है, यहाँ पे किस शख्स को अचानक फिक्र होगी। तो बहुत सारे ऐसे जमीनी हकायक हैं, ये सोच नहीं है, ये हकायक है जिनको देख के लगता है कि इमरान खान को पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है। क्या खान साहब से पहले भी किसी को टारगेट किया गया? हाँ बिल्कुल, उस पर बहस हो सकती है। माजी में भी लोगों को टारगेट किया गया और इस वक्त भी टारगेट किया जा रहा है खान साहब को नायल करने के लिए। अच्छा, मैं लास्ट कमेंट, गौर खान साहब की उनकी साहबजादी के वाला केस है, मामला है, इसके अंदर जारी बात है लोकस्ट एंड आई का भी इशू होता है कि क्या जो पिटिशनर है उसका इंटरेस्ट कहाँ तक है, क्या नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे किसी फैसले के अंदर इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं या नहीं? बहरहाल जिक्र जो किया जा रहा है, जो बात है वो है तो रियलिटी, और बहुत से लोग फिर इसके साथ एक मॉरल एस्पेक्ट भी जोड़ देते हैं। मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, बट अगर हम स्ट्रिक्टली लीगली बात करें तो आपके क्लाइंट है इमरान खान साहब, डू यू सी अ प्रॉब्लम या इट्स एन अपहिल टास्क? आपको लगता है नहीं ये ऐसा केस नहीं है जो कि अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेगा? मेरा नहीं ख्याल इंशाअल्लाह ताला कि ये इस तरह के होगा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएगा। ये एक केस एक्चुअल है इस तरह का कि जब हुकूमत चाहती है इस केस को उठा लेती है। लेकिन मुनीब साहब, आपको ये बताऊं कि ये केस जब आया था ये पेशावर हाई कोर्ट में, तो जिस वक्त खान साहब वो बाई इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी ये केस उठाया गया था, इसमें मैं पेश हो गया था। ये केस लगा था पेशावर हाई कोर्ट में इजाज़ अनवर साहब के सामने और फुल फोर्स के साथ इन्होंने वहाँ प्लीड कर लिया था और इनका कहना यही था कि इसके बेस पे इमरान खान साहब को इलेक्शन की इजाज़त न दी जाए। मैं वहाँ पेश हो गया था और मैंने कोर्ट के सामने इंटायर इलेक्शन लॉज रखा था और मैंने उनको ये भी रखा था कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक अपने औलाद को दर्ज करना और उसका रिकॉर्ड देना होता है या किसी और कानून के मुताबिक देना है। क्या कल कोई और बंदा अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब के लिए आएगा तो किस किस्म का कानून होगा? जिसको जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था, इनकी पिटीशन डिसमिस हो गई थी, वो अभी भी ऑन रिकॉर्ड है। और ये लोग वहां से डिसमिसल फैसला लेकर के जब इनको पता चला वहां से कुछ नहीं मिला तो ये इधर लेके आए सिर्फ और सिर्फ मलायन करने के लिए। इंशाल्लाह ताला अगर कानून के मुताबिक फैसला हुआ तो खान साहब सुरखरू होंगे। ठीक, मैं प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते रही। मैं गौर खान साहब का और अतर काज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत के हालात
दगरगू हैं और पता नहीं क्या क्या है, बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स में और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ज़रा क्विकली बात हो जाए कि IMF क्या चाह रहा है और पाकिस्तान की रियासत क्या देने के लिए तैयार होगी, कितना बड़ा बोझ होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के सेकंड में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम नया पाकिस्तान के होस्ट हैं, मईशत के ऊपर भी अपनी गिरफ्त रखते हैं, बहुत सी बातों में हम उन्हें सुनते भी हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। ज़रा आसान ज़बान में पाकिस्तानी अवाम के लिए ज़रा, जिसे हम कहते हैं ना, मोटी मोटी बात रख दें कि IMF अब आ गया, हम वी आर सीकिंग अ 9th रिव्यू। अब होगा क्या, जो डिमांड सामने आ रही है, ज़रा क्विकली अगर आपको हाइलाइट्स हम बता सकें अगर आप पाकिस्तान के अवाम को, कि IMF आपसे क्या चाह रहा है इन लाइक इसे कहा जाता है ना पॉइंटर्स के अंदर, ज़रा क्लियर बात बता दें और हम किस हद तक रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मुनीब। बेसिकली पाकिस्तान की मईशत का एक अरसे से जो मसला है वो ये है कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, हमारी आमदनी कम है। अगर आम अल्फाज में बात की जाए तो IMF कहता है कि आपका जो फिस्कल खसारा है उसको आप कम करें, और वो इसी तरीके से हो सकता है या तो आप अपने अखराजात कम करेंगे या आप अपना जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाएंगे। अब उसमें दो ऐसी चीजें हैं जो कि हुकूमत को करना जरूरी है अगर हमने अपने टैक्स टारगेट इस साल के अचीव करना है। एक तो हमने 7,470 अरब रुपए का जो टैक्स रखा है वो IMF के मुताबिक पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। अब हुकूमत के हवाले से जो बात सामने आई थी वही थी कि 200 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने के लिए कुछ ऑर्डिनेंसेस तैयार हो चुके हैं। तो एक तो हमें अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा एक और टैक्स होता है जो लेवी के नाम से पेट्रोलियम मसनूआत पे लगता है। अच्छा, उसका टारगेट हमने खुद इनको बजट में रख के दिया था कि हम 855 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे, और उस वजह से आप देखते हैं कि जब मैं और आप कोई भी शख्स जब पेट्रोल और डीजल भराने जाते हैं तो उसको इस वक्त 50 रुपए की लेवी चार्ज करते हैं। ठीक, अब वो IMF कह रहा है कि आपका टारगेट हमें पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा, तो जो आपने इकदाम का कहा था वो आप फौरी तौर पे लें, यानी कि जो एक आम आदमी है उसके लिए जिंदगी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उसको किसी ना किसी सूरत में मजीद टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत पर हो या इसके अलावा जो हुकूमत टैक्स लगाने जा रही है। तो हमें अपने जो अखराजात हैं उनको भी कंट्रोल करना है, लेकिन साथ साथ IMF ये चाहता है कि हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं। अखराजात के हवाले से अभी ये आज तो पहला दिन था मुज़ाकरात के साथ IMF के, इसमें अब आगे देखते हैं कि हुकूमत कहाँ पे कटौती करती है, क्या हमारे जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं, जो रोजमर्रा के जो अखराजात होते हैं उसमें कोई कमी होती है या फिर जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको हुकूमत कम करती है, या आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। अच्छा दूसरा जी शहजाद, एक जो मैं कहता है एक दो बुनियादी चीजों पर IMF कह रहा है, एक तो कि आप गैस जब खासतौर पे आप LNG मंगवाते हैं तो आपकी गैस महंगी आपको पड़ती है और आप सस्ती बेचते हैं, तो आप अपने गैस की कीमतों को बढ़ाएं। उस हवाले से ओगरा पहले ही कह चुका है कि 75% गैस की कीमत आपको बढ़ानी पड़ेगी। फिर आपको पता है कि बिजली में भी यही है कि हमारा जो खसारा है, सर्कुलर डेट जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम बिजली महंगी बनाते हैं और सस्ती बेच रहे हैं। तो अब उसको भी पूरा करने के लिए आपको बिजली की कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए जो प्रपोजल है वो 7.5 रुपए का है। तो बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, टैक्स में भी इजाफा होगा, तो एक आम आदमी के लिए मुश्किलात यकीनन होगी इस IMF प्रोग्राम को लेने के लिए। ठीक, आखिरी बस सवाल क्विकली बता दीजिए कि ये जैसे हम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ द वुड्स आपको इकॉनमी पाकिस्तान की कितने अरसे में नजर आती है इफ वी अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस दैट IMF गिव्स अस? मुनीब, इसमें तो काफी वक्त लगेगा। देखिए, पहले तो सिर्फ ये कहा जा रहा था कि आप IMF के प्रोग्राम में चले जाएं तो आप एटलीस्ट डिफॉल्ट से बच जाएंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारे रिजर्व्स जो इस हफ्ते 3.2 बिलियन डॉलर पर आ चुके होंगे। जब इसहाक डार साहब आए थे, कलमदान संभाला था वजारत खजाना का, तो उस वक्त 9 बिलियन डॉलर के थे। IMF में नहीं गए, 4 महीने की ताखीर की। अब हम जब उनसे निगोशिएट कर रहे हैं तो हमारे रिजर्व सिर्फ 3.2 बिलियन डॉलर के हैं, तो बड़ा नुकसान उठाया है, तो और मुश्किल शराइत हमारे लिए होंगी। तो ये मुझे लगता है कि IMF के प्रोग्राम में अगर हम चले भी जाएंगे ना, तो आप ये कह सकते हैं कि वो डिफॉल्ट से बचने की पहला स्टेप होगा। उसके बाद फिर आप कोशिश करेंगे दोस्त ममालिक अब आपको पैसे दे दें क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में होंगे, कुछ मल्टीलैटरल जो एजेंसीज हैं वो आपको पैसे दे दें, यही हमारी उम्मीद है। ये पहला स्टेप होगा डिफॉल्ट से बचने के लिए कि हम IMF पे चले जाएं। इस हद तक हमारे रिजर्व लो हो चुके हैं इस वक्त। ठीक, बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम आपने बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।